वेलकम गाइस। तो ये हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास का थर्ड लेक्चर है, राइट, इस पूरी सीरीज का। और पूरा जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज है, इसमें आपके यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए नो डाउट ये बाकी सारे एग्जाम के लिए भी आपके लिए काम करेगा। वो उसके लिए आपके लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अच्छे से इसमें कवर की जा रही है, राइट। अभी हम एनसीईआरटी की +2 क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है, उसके जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छे हैं। की फैक्ट्स हमने इसमें देखे हैं, ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। देखो, ये सारी चीजें हमने देख ली है कि ऑर्गेनिज्म पे एनवायरनमेंट, अलग अलग एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करेगा, बायोम क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म का नीश कैसे डिपेंड करता है इन सारी चीजों पे, परमाफ्रॉस्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सर, जहां से यूपीएससी का क्वेश्चन बनाता है, यूपीएससी चाहे स्टेट पीएससीएस, इस कॉन्सेप्ट से, इन कॉन्सेप्ट से एबायोटिक फैक्टर्स कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और उनमें एडेप्टेशन कैसे आती है, राइट। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करके रखी थी कि एबायोटिक फैक्टर्स मेजर क्या क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर, इसका क्या इफेक्ट रहेगा, यूरिथर्मल, स्टेनोथर्मल, ये क्या एनिमल होते हैं और कैसे ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को यूरिथर्मल एनिमल्स खुद एडजस्ट कर पाते हैं। वाटर की वेरिएबिलिटी कैसे आती है, राइट। लाइट लाइट पेनिट्रेशन, ये अच्छा कॉन्सेप्ट हमने देखा था, और हमने देखा था कि रेड एल्गी ही आपको सबसे बॉटम में क्यों देखने को मिलेगी किसी भी सी में, राइट। एल्गी स्फीयर में सबसे बॉटम में आपको क्यों देखने को मिलेगी रेड एल्गी, और सबसे टॉप में आपको ब्लू एल्गी क्यों देखने को मिलेगी, राइट। कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर रखे थे कि आपके जो व्हाइट जो आपके नाइट में जो ब्लूम नाइट ब्लूमिंग जो फ्लावर्स होते हैं, वो व्हाइट कलर के क्यों होते हैं। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जहां पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। बेंथिक एनिमल्स क्या होते हैं, राइट, आपका जो न्यूस्टन, पेरिफाइटन, प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथोस, इस लेवल के जो एनिमल्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करके रखी थी। एक बार आप लेक्चर से गो थ्रू कर लीजिए, राइट। ये मैंने अभी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दे दी कि अब तक क्या क्या हो चुका है। आज जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, और यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। तो एक बार इस जो 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है स्टैटिक की, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा, अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट। एनसीईआरटी के एनवायरनमेंट सीरीज की एक बार उनको एक बार जाके देख लीजिएगा, तभी आपका ये अच्छे से बन पाएगा। अदरवाइज अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, राइट, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये मान के कि जो भी यहाँ पे लर्नर्स हैं वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, जीरो से, इस तरीके से यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, हमने एबायोटिक फैक्टर देख लिए क्या क्या, जैसे आपके लाइट हो गया, आपके टेम्परेचर हो गया, राइट, आपका सॉइल हो गया। अब ये जो आपके एबायोटिक फैक्टर हुए कि ऑक्सीजन, एयर की अवेलेबिलिटी, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ये एबायोटिक फैक्टर्स ना पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं है, राइट। एल्टीट्यूड में आप सबसे ऊपर, अगर ऊपर हाई माउंटेन में आप जाओगे, वहां आपको उतनी ज्यादा एयर नहीं मिलेगी, राइट, थिन एयर वहां पे आपको देखने को मिलेगी, एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है। सिमिलरली अगर आप हाई माउंटेनियस रीजन्स में जाओगे तो वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, राइट। इक्वेटर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पोल्स में आप जाओगे टेम्परेचर अच्छा नहीं मिलेगा। वैसे ही सॉइल की भी प्रॉपर्टीज अलग अलग, इक्वेटर में बड़ी गंदी खराब सॉइल मिलेगी, उसके अलग कारण है, क्योंकि वहां पे जो जो भी ह्यूमस है उसको वहां बैक्टीरिया वगैरह खा जाते हैं, राइट। ह्यूमस वहां बचता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है, और बैक्टीरिया वहां पे ह्यूमस को पूरा खा जाता है, इसलिए इक्वेटर के आसपास आपको अच्छी क्वालिटी की सॉइल नहीं देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर आप परमाफ्रॉस्ट में जाओगे, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के एरिया में, वहां भी आपको अच्छी सॉइल नहीं देखने को मिलेगी। अच्छी सॉइल फिर कहाँ मिलेगी आपको? मिड लेटीट्यूड्स में कहीं ना कहीं अच्छी सॉइल देखने को मिलेगी, जैसे आपका हंगरी में पुस्ताज हो गए, राइट, ऐसे ग्रासलैंड जो टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप की चीजें हैं, वहीं पे आपको अच्छी एग्रीकल्चर होते हुए भी देखने को मिलेगी, राइट, जहां जहां आपको अच्छा वीट प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे जो एबायोटिक फैक्टर है ये वेरी करते हैं, इक्वेटर में कुछ अलग होगा, हायर लेटीट्यूड में अलग होगा, उससे हायर लेटीट्यूड में अलग होगा, राइट। लेकिन अब प्राणियों को तो जिंदा रहना है, उनको तो यहाँ भी जिंदा रहना पड़ेगा, उनको यहाँ भी जिंदा रहना पड़ेगा, यहाँ भी जिंदा रहना पड़ेगा। मतलब जिंदा रहने के लिए उनकी बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं, राइट, अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। और वो मैकेनिज्म क्यों डेवलप हुए हैं? बिल्कुल सर इसीलिए डेवलप हुए हैं क्योंकि ये एबायोटिक फैक्टर्स जो है ना, ये डिफरेंट है।
अर्थ में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एबायोटिक फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर डिफरेंट होगा, सॉइल डिफरेंट होगी, इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, राइट। आपको हैरानी होगी ऐसी चीजें जानने में कि जो इवन ये अभी हम आगे एडेप्टेशंस को पढ़ेंगे कि पोल्स में तो भैया ऐसी एडेप्टेशंस भी होती है कि एंजाइम पैदा करके रखे हुए हैं आपके प्राणियों ने, वहां पे जीव जंतुओं ने अपने अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो उनको हीट देते रहेंगे, राइट। तो जो हमने एक जहर चीज पढ़ के रखी होती है कि आग बरसाने वाला पेड़ कहाँ पाया जाता है, एक्चुअली आग बरसाने वाला ऐसा कोई ये नहीं होता, समझ रहे हैं बात। तो अब हम जानेंगे उन सारी एडेप्टेशंस को, उन सारे रिस्पॉन्सेज को जो चेंजिंग अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से किसी भी एनिमल में आते हैं, राइट। कि किस again I saved that file, sorry guys, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक। अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1 सेकंड का, राइट। यहाँ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, 1 सेकंड गाइस। No, it is not responding. Okay, 1 second guys, 1 second. Okay, yes, okay, no यार, ओके डन गाइस, डन। ओके, तो हम वो रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे कि एबायोटिक फैक्टर जो ये चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऐसे इन चेंजिंग कंडीशंस की वजह से क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं किसी भी एनिमल के बॉडी में, राइट। तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच हैबिटेट्स कोप अप विद एंड मैनेज स्ट्रेसफुल कंडीशंस, कि कई बार आपकी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कई बार आपकी सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में कैसे ऑर्गेनिज्म उन सारी चीजों से डील कर जाता है। तो देखो ऐसे में ना हमने ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में बांट के रखा है, कन्फॉर्मर, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर्स। ये अभी हम जानेंगे कि क्या है ये, राइट। ये डायग्राम उतना आपको समझना नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपने डॉक्टर नहीं बनना है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, इस टर्म को याद रखना है, होम्योस्टेसिस। बेसिकली होता क्या है, देखिए हर ऑर्गेनिज्म के चारों ओर एक इकोसिस्टम होता है, समझ रहे हैं। हर ऑर्गेनिज्म के चारों ओर एक इकोसिस्टम होता है और एक उसके अंदर भी इकोसिस्टम होता है, राइट। आपके अंदर भी एक इकोसिस्टम है, आप एक इकोसिस्टम हो, आप एक इंसान नहीं हो, समझ रहे हो बात। ये आपकी बात समझ में आनी चाहिए। आप एक इकोसिस्टम है, राइट। आप एक इकोसिस्टम है, कैसे? आपके अंदर लाखों बैक्टीरिया है, राइट। आपके अंदर कई सारे ऑर्गेन्स है, अलग अलग ऑर्गेन्स है, आप उन ऑर्गेन्स का इकोसिस्टम हो। आपके सिर में जुएं पड़ी होती है, राइट। उन जुओं का आप हैबिटेट हो, आप एक अपने आप में इकोसिस्टम हो। और हमें पता है कि अगर इकोसिस्टम को मेंटेन करवाना है तो हमें सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, राइट। हमें इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए उस इकोसिस्टम में। वही इंटरनल स्टेबिलिटी जो लाई जाती है उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब सर अगर आपके चारों ओर कंडीशंस चेंज हो भी रही है, मतलब आपका एनवायरनमेंट अगर ठंडा हो भी रहा है, फिर भी आप लाख कोशिशें करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर वही टेम्परेचर बना रहे जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, राइट। जैसे हमारे लिए अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस का हमारे लिए बॉडी में टेम्परेचर होना जरूरी है। बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब 40 के पार चला जाए तो भी बात नहीं बनेगी, आप मर जाएंगे, राइट। बहुत कम हो जाए आपकी बॉडी का टेम्परेचर, इवन 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए तो भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, राइट। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अराउंड 37 डिग्री। और भले ही आपको पोलर एरिया में हम भेज दें या हाई माउंटेनियस एरिया में भेज दें, आप लाख कोशिश करेंगे सर कि आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहे। बाहर का टेम्परेचर जो मर्जी हो, तो आप कई तरीके के काम करेंगे उसमें, राइट। अगर आपको ठंड वाले इलाके में भेज दें तो आप शिवरिंग करने लग जाएंगे, कांपने लग जाएंगे। कांपने से आपकी बॉडी के अंदर वार्मथ पैदा होगी, राइट, थोड़ी हीट पैदा होगी, उससे आपकी बॉडी इतना टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगी। इसी मेंटेनेबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। पता समझ में लग गया? समझ में बात कि इंटरनल एनवायरनमेंट अलग होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अलग होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नो मैटर कितना भी चेंज हो जाए, आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहे। इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब हम जानेंगे सर इन तीनों के बारे में। अब हम जानेंगे कि ये जो होम्योस्टेसिस है ना, होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसको कैसे करते हैं, राइट। कुछ कन्फॉर्मर होते हैं, कुछ रेगुलेटर होते हैं, कुछ पार्शियल रेगुलेटर होते हैं। हम जानेंगे कि कन्फॉर्मर की इसमें डिफरेंट अप्रोच कैसे रहती है, रेगुलेटर्स की कैसे डिफरेंट, राइट। ये सारी चीजें हम अभी जानेंगे कि हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप अप विद दिस सिचुएशन
सिचुएशन, ये सारी चीजें। देखो कुछ होते हैं रेगुलेटर ऑर्गेनिजम्स, राइट, रेगुलेटर्स। वो क्या करते हैं, वो करते हैं रेगुलेट अपनी बॉडी के टेम्परेचर को। रेगुलेट करना क्या होगा, वो मतलब हमेशा कॉन्स्टेंटली ये बात चेक करते रहेंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वैसा बना रहे, राइट। भले ही आप बाहर कितने ही एडवर्स कंडीशंस पैदा कर दे, वो रेगुलेटर्स क्या करेंगे, अपनी बॉडी में ही कुछ ऐसे एक्टिविटीज करना शुरू कर देंगे। या तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ गई है, अगर बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई है तो वो क्या करेंगे, वो अपना मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो इंक्रीज कर देंगे, राइट। या फिर आप अगर बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई है, राइट, तो वो अपने जो जो उनकी बॉडी में जो शिवरिंग है उसको स्टार्ट कर देंगे, उससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर वैसा ही बना रहेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेगुलेशन, राइट, रेगुलेशन। कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ मैमल्स, तो जो मोस्टली मैमल्स होते हैं ना, आपके मैमल्स जैसे आप, हम, स्तनपाई जीव, राइट, जो मैमल्स होते हैं ये रेगुलेशन का काम करते हैं, राइट, ये रेगुलेशन का काम करते हैं। जैसे हम 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, स्वेटिंग करेंगे, राइट। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा हमसे उतना पसीना निकलता जाएगा। ये हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, ये खुद होता है, बॉडी खुद इसको रेगुलेट करेगी टेम्परेचर को, राइट। स्वेटिंग से क्या होगा, स्वेटिंग से आपकी बॉडी की जो हीट है वो आपके स्वेट में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। आपका जो आपका पसीना है उसमें आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और पसीना फिर वहां से गर्म होके एकदम मॉइस्चर की फॉर्म में आपके हवा में चल जाएगा। इट मीन्स आपकी बॉडी की हीट हवा में चल जाएगी, राइट, अगर गर्मी बढ़ रही है तो, राइट। तो इसी को हम कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग, राइट। जो लेटेंट हीट है आपकी बॉडी की, ये आपकी हवा में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि आप में स्वेटिंग हुई है, राइट। स्वेट आपकी हीट को ऑब्जर्व करके हवा में ले जाएगा, इसे हम कहेंगे इवेपोरेटिव कूलिंग। अदरवाइज अगर आपको विंटर में भेज दिया जाए, राइट, आपको मान लो बोल दिया जाए कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ो, पता चला कि आपने मतलब सपने में आके अपने कपड़े उतार दिए बीच में ही और आप माउंट एवरेस्ट चढ़ गए आप, राइट, और कपड़े भूल गए आप, वो वाले कपड़े पहनना भूल गए जो आपको दिए गए थे, राइट। तो उस केस में आप वहां क्या करोगे, माउंट एवरेस्ट में चढ़ भी गए, नींद में एकदम फ्लो में माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए, वहां आपको ठंड लगने लगी, हालांकि आप मर जाओगे, राइट, लेकिन फिर भी इमेजिन करने में क्या जाता है। तो माउंट एवरेस्ट में आप शिवरिंग करने लग जाओगे, कांपने लग जाओगे। कांपने से क्या होगा, आपकी बॉडी में हीट पैदा होगी, राइट, हीट पैदा होगी, राइट। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एक्टिविटीज होगी उतनी ज्यादा आपकी बॉडी में हीट पैदा होगी। इट मीन्स आप रेगुलेट कर रहे हो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, रेगुलेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर ऐसा बना रहे। ये मोस्टली मैमल्स में होता है, पर हमेशा जो है सारे आपके ऑर्गेनिजम्स ये सारा काम नहीं कर पाते हैं, राइट। आपके सारे ऑर्गेनिजम्स दुनिया में ये काम नहीं कर पाते हैं रेगुलेशन का। तो जो ये काम नहीं कर पाएंगे उन्हें हम कहेंगे कन्फर्म करने वाले लोग, राइट, उन्हें हम कहेंगे कन्फर्म करने वाले लोग, राइट। और मोस्टली जो मेजॉरिटी है ना एनिमल्स और जो प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ये क्या करते हैं, ये कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करना बेसिकली कि हार मान जाना, राइट, हार मान जाना और मान लेना कि ठीक है कंडीशन चेंज हो गई है, हमें भी अब चेंज होना होगा, राइट। ये अपनी बॉडी में चेंजेस ला देंगे, परमानेंट चेंज ला देंगे, राइट। उन्हें हम कहेंगे कन्फॉर्मेशन, कि दे हैव कन्फर्म्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि ठीक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, हम अब पोलर एरिया में आ गए हैं, तो हमें अब अपनी बॉडी में ही चेंज करना पड़ेगा, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट। शिवरिंग से काम नहीं चलेगा। और ये ऐसा क्यों करते हैं, मोस्टली देखो ये ऐसा इसलिए करते हैं कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए थर्मो रेगुलेशन कर पाना उतना सही नहीं बैठता है, राइट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर किया जाए उनके लिए उतना सही नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप पोलर एरिया में जाओगे तो क्या वहां पे उतना खाना मिलेगा, राइट, उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है क्या वहां पे, उतना शिकार मिलेगा पोलर बियर्स को, नहीं मिलेगा। पोलर बियर्स को उतना शिकार नहीं मिल पाएगा, राइट। इट मींस देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ फूड, और इन्हें अपने फूड को एकदम अच्छे से पूरी एफिशिएंसी के साथ इन्हें यूज करना पड़ेगा। अगर शिवरिंग वगैरह में ये अपनी एनर्जी वेस्ट कर जाएंगे तब तो ये इनको ना तो फूड मिलेगा और शिवरिंग करते करते भी मर जाएंगे, काम के मरना ये इनसे नहीं हो पाएगा भैया। तो अब पोलर बियर्स ने क्या किया, इन्होंने कन्फर्म कर दिया, राइट। इन्होंने मान लिया कि हाँ भैया हमारी तो एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज हो गई है, बहुत ठंड है, अब हमें अपनी बॉडी में ऊन लानी पड़ेगी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ह्यूज फर लाइक आपको देखने को मिलेगा कि इनकी स्किन में बहुत ही ज्यादा फर होती है जो कि इनको हीट देने का काम करती है। मतलब इनकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट में नहीं जा पाती, हीट को ट्रैप करने का बेसिकली इनका जो है फर काम करती है। तो ऐसी चीजें इन्हें हम कहते हैं कन्फर्म कर जाना, राइट। जैसे ये सिर्फ आपकी हीट टेम्परेचर के केस में नहीं होगा, हो सकता है आपके जो सैलिनिटी है, अब जो मैराइन एनिमल्स है हो सकता है वहां पे सैलिनिटी के केस में भी इस तरीके की कॉन्फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ दी जो जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनका जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन होता है बॉडी का, बॉडी फ्लूइड्स का, ये डिपेंड करता है कि आपकी आपके वाटर की डेंसिटी कितनी है। समझ रहे हो बात को? डेंसिटी का मतलब सर यही है, आपका वाटर जितना डेंस होगा उतना वो प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? आपके समंदर में ना बहुत प्रेशर होता है, ह्यूज प्रेशर होता है, और ह्यूज प्रेशर की वजह से अगर आप मतलब समंदर में 100 फीट के नीचे भी चले जाओगे ना, 100 फीट तो बहुत है, अगर आप 40 फीट से नीचे भी जाओगे ना समंदर में, तो आप जिंदा नहीं वापस लौट के आ पाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, इतना ह्यूज प्रेशर होता है। आपने वो मूवी देखी होगी सर, एक गाजी मूवी देखी है, गाजी मूवी, राइट। तो जो पाकिस्तान की जो गाजी नाम की एक सबमरीन थी, वो इंडिया आने वाली थी विशाखापट्टनम के आसपास। तो जो इंडिया की सबमरीन थी उस टाइम की, सर वो डेप्थ में चली गई थी, 1000 मीटर से भी डेप्थ में चली गई थी। समझ रहे हो? सबमरीन जो कि आपके बहुत ही ज्यादा आयरन से बनी है, स्टील से बनी है, इतने स्ट्रॉन्ग मेटल से बनी है, सिर्फ 1000 फीट की डेप्थ में गई हमारी सबमरीन, और सर वो वहां पे टूटने लग गई, सबमरीन टूट गई सिर्फ वाटर के प्रेशर की वजह से। इतना प्रेशर होता है। अब ऐसे में आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि ऐसे भी एनिमल होते हैं वाटर में जो 11,000 मीटर की डेप्थ में भी पाए जाते हैं, ऐसी जेली फिशेस भी होती हैं। समझ रहे हो? 11,000 मीटर की डेप्थ, यस दिस इज राइट। क्यों? क्योंकि आपके जो ओशियन की एवरेज डेप्थ है ना, ये आपके माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। समझ रहे हो? आपने एक मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा, पैसिफिक ओशन में, इधर मरियाना ट्रेंच, राइट, राइट, पैसिफिक ओशन में इसकी जो डेप्थ है ना सर, वो 11,022 मीटर है। समझ रहे हो? आपका कहाँ माउंट एवरेस्ट 8,000 8,500 मीटर में पहुंचता है। समझ रहे हो? तो इतनी डेप्थ में भी वहां पे एनिमल्स रह रहे हैं, तो इन्होंने एडेप्टेशन जरूर की होगी इस प्रेशर से निपटने के लिए, और वही एडेप्शन होता है आपका ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन पे बेस्ड होता है इनका। ठीक है? आपने ऑस्मोटिक क्या होता है बेसिकली, रिवर्स RO का नाम आपने सुना होगा, RO, ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस मतलब पानी जो है ना आपके ये ट्रेवल करता रहता है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसमें आरओ में रख दिया जाता है। इधर से प्रेशर लगाएंगे और पानी दूसरी तरफ निकलेगा, जो जो गंदगी होगी वो यहीं रह जाएगी, एक साइड में रह जाएगी। तो ये हुआ आपका रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसीजर, राइट। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, जब पानी आपका किसी एक सरफेस से आर पार होने लग जाए उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब यहाँ भी यही सिस्टम ये अपनाते हैं, ये अपनी बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड्स ला देते हैं ये एनिमल्स कि इनकी बॉडी के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर की जो डेंसिटी है वो बिल्कुल उतनी हो जितनी इनके बाहर के वाटर की डेंसिटी है, ताकि प्रेशर इन पे काम कर ही नहीं पाए, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, राइट। इसे कहते हैं हम ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन पे बेस्ड एडेप्टेशन। आई होप ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट लिंक कर पाने की कोशिश कर रहे होंगे, और यहीं से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं सर। ठीक है? तो वी मस्ट आस्क व्हाई दीज कन्फॉर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व्ड टू बिकम रेगुलेटर। वो मैंने आपको बता दिया कि जो मोस्ट ऑफ द थर्मो रेगुलेशन है ये बहुत एक्सपेंसिव प्रक्रिया है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें लगती है, और जैसे आपके पोलर वाटर हो गए या डीप ओशन की मैंने बात की, वहां आपको उतना ज्यादा खाना नहीं मिलेगा, राइट। इनको उतना ज्यादा प्रे नहीं मिलेगा, इतना उनको उतना ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं होगी खाने के लिए, खाना कम होगा तो एनर्जी कम होगी, इसलिए ये थर्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते, ये कंप कपाने वाली प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं ये लोग, राइट। जब पोलर बियर्स वगैरह या फिर डीप ओशन के एनिमल्स, इसीलिए ये कन्फॉर्मर बन गए और इन्होंने अपनी बॉडी में ही कुछ ऐसे चेंज ला दिए जो कि आपके एडेप्टेशन से रिलेटेड हो। कि स्मॉल एनिमल्स, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बनता है आपके लिए अगर आपको ये पता नहीं है। देखो, जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो भी आपका थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं, राइट। वो भी कन्फॉर्मर होते हैं जो स्मॉल एनिमल या बर्ड होते हैं, राइट। क्यों सर? जो स्मॉल एनिमल होगा ना या स्मॉल बर्ड होगा, इनकी बॉडी का जो मास है वो सरफेस एरिया की कंपैरिजन में बहुत कम होता है, राइट। हमें पता है कि कोई भी एनिमल है ना वो 3D में होता है, 3D मतलब 3 डायमेंशन का होता है। अब 3D में आपका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इनके अंदर जो मास है वो बहुत कम है। अब ये मास, इसका क्या लेना देना है सर? मास का लेना देना ये है कि जितना ज्यादा आपका बॉडी का मास होगा, जितना ज्यादा आपकी बॉडी का मास होगा, उतना ज्यादा वो वाटर
अंदर अपने अंदर रिटेन कर पाएगा, बिल्कुल सर। उतनी ज्यादा वो हीट अपने अंदर रिटेन कर पाएगा, बिल्कुल सर। और जितना ज्यादा उसका मास होगा और जितना कम बाहर का सरफेस एरिया होगा, मतलब कम सरफेस एरिया में जितना ज्यादा मास होगा उतना कम इम्पैक्ट जो इसके डीपर पार्ट है ना, अंदर वाले पार्ट, उतना कम इम्पैक्ट बाहर के एनवायरनमेंट का इस पे होगा। मतलब इसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वो इसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए आप देखते होंगे सर, बहुत सारे पंछी जो है ना आजकल मर रहे हैं, पक्षी लोग, राइट। ये एक अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा क्यों मर रहे हैं। क्योंकि आपके जो ये मोबाइल टावर लग रहे हैं ना सर, जैसे आपका 4G हो गया, 5G हो गया, इसकी रेडिएशन हम पे तो इम्पैक्ट नहीं कर पाती है उतना, क्योंकि हमारा बॉडी मास कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो रेडिएशन है स्मॉल बर्ड्स पे इम्पैक्ट कर जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी का मास बहुत कम है। और ये रेडिएशन क्या करती है, इनकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हीट अप कर देती है। लेकिन इनका मास तो कम है, मास कम होने की वजह से इनके अंदर उतना पानी नहीं ये अब कंटेन कर पाते। हीट अप इनकी बॉडी होती जाएगी, पानी इनके अंदर कम है, मतलब थर्मो रेगुलेशन ये नहीं कर पाएंगे। थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होते होते ये फिर मर जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है कि जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास कम होगा वो उतना लेस एडेप्टिव हो पाएगा, मतलब उसको कन्फॉर्मर बनना पड़ेगा, उसको अपनी बॉडी में ही कुछ ऐसे चेंज लाने पड़ेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज मेन रीजन व्हाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। भैया पोलर रीजन में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी, मैक्सिमम जो आपको पोलर, जैसे पोलर बियर हो गए, ये लार्जेस्ट बियर स्पीशीज होती है, पता है आपको। पोलर बियर सबसे हैवीएस्ट एनिमल्स होते हैं। और जैसे पोलर आर्कटिक सील्स हो गई, राइट, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। पेंगुइन्स हो गए, ये काफी ह्यूज मास होता है इनका बॉडी मास। क्यों होता है इतना ह्यूज मास? क्योंकि सर बिल्कुल वहां पे इनको अपने अपने आप को सस्टेन करने के लिए इन्हें उतना ही ज्यादा अपने अंदर बॉडी मास लाना पड़ेगा, सो दैट इनके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वहां तक बाहर के एनवायरनमेंट का उतना फर्क ना पड़ सके। दूसरी बात, जितना ज्यादा इनका बॉडी मास होगा उतना कम इनका बाहर का, मतलब कंपैरेटिव टर्म्स में उतना कम इनका बाहर का सरफेस एरिया होगा। और मैंने आपको बताया कि जितना कम सरफेस एरिया होगा बाहर के एनवायरनमेंट का उतना कम इन पे इम्पैक्ट पड़ पाएगा, मतलब ये हीट वगैरह चीजों को सस्टेन कर पाएंगे, राइट, अपनी बॉडी में। तो इसीलिए जो बड़े बड़े ही एनिमल्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे आर्कटिक इसमें। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो मैक्सिमम आर्कटिक एनिमल्स है ना सर, ये बहुत लंबी उम्र होती है इनके, जो 100-200 साल तक। आपके पोलर बियर्स काफी लंबे चलते हैं, राइट। पोलर बियर्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना गाइस, बहुत न्यूज में थे, राइट। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, राइट, वल्नरेबल है, या अभी जो लेटेस्ट इनका IUCN स्टेटस है एक बार आप देख लीजिएगा, वल्नरेबल या नियर थ्रेटन्ड ये पाए जाते हैं पोलर बियर्स। और लास्ट ईयर तो पोलर फूड चेन से एक क्वेश्चन भी आ गया था, राइट, याद कर पा रहे हो उसको, कि उसमें दे दिया गया था कि आर्कटिक क्रिल एक ऑप्शन था, एक पोलर बियर ऑप्शन था और एक और ऑप्शन था, राइट। बोला गया था कि इसको एक करेक्ट फूड चेन में आप इसको अरेंज करो, राइट। ये 2021 का प्री का क्वेश्चन है UPSC का, समझ रहे हो बात। वो भी यहीं से इसी तरीके के कॉन्सेप्ट उन्होंने उठा के रखे हुए हैं। हमने कन्फॉर्मर को देख लिया, हमने रेगुलेशन को देख लिया, अब हम माइग्रेशन को देखेंगे कि भाई अब देखो तीसरा ऑप्शन होता है किसी भी एनिमल के पास कि अगर कंडीशन चेंज हो रही है तो माइग्रेट कर जाओ उस एरिया से, राइट, फेवरेबल एरिया में चले जाओ। जैसे आपने एक साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, साइबेरियन क्रेन, राइट, वो साइबेरिया से उड़ के आपके सर्दियों में वो इधर भारत में आ जाती है, केवलादेव घाना में आ जाती है। समझ रहे हो बात को। केवलादेव नेशनल पार्क में बहुत सारी आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेगी। तो ऐसी माइग्रेटरी पैटर्न होता है, राइट। तो ये भी आपको इसीलिए देखने को मिलेगा क्योंकि एनवायरमेंट कंडीशन चेंज हो रही है, सो दैट दे कैन मूव टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया और उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं। ये वो आपका माइग्रेशन, मतलब एक बार जाओ फिर वापस आ जाओ, ये वो आपका माइग्रेशन। एक होता है सर एमिग्रेशन। माइग्रेशन आपकी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए अच्छा होता है, इसको अच्छा माना जाता है, पर एमिग्रेशन अच्छा नहीं होता सर। एमिग्रेशन होता है फोर्स्ड माइग्रेशन, उसको कहते हैं एमिग्रेशन, राइट। तो जब परमानेंटली कोई सिचुएशन चेंज हो जाए तो एमिग्रेशन होगा और वहां कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलेशन फिर आपकी डिक्लाइन करने लग जाएगी। यहाँ देखो केवलादेव नेशनल पार्क इन्होंने भी यहाँ पे बता के रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है सस्पेंड। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और हमने बताया, अगर कंडीशन चेंज हो रही है तो ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं, या तो वो रेगुलेट करेंगे अपनी बॉडी टेम्परेचर वगैरह को, या कन्फर्म कर जाएंगे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस ला देंगे, या माइग्रेट कर जाएंगे, या फिर सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है कि
फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज बढ़ रही है, राइट, अगर बाहर अगर कोई आपका टेम्परेचर रेडिकली चेंज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए अपनी एक्टिविटीज ही सस्पेंड कर देंगे, राइट। जैसे अगर अगर बाहर आपका विंटर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, तो कई सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इस हाइबरनेशन वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। बेसिकली ये क्यों होता है, विंटर में ना इनको खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता है बाहर, मतलब विंटर्स में फूड वैसे भी अवेलेबल नहीं रहता है, राइट। फूड विंटर्स में अवेलेबल नहीं रहता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो जो कूल एरिया है, जो ठंडे एरिया है, वहां उतनी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे आपके बियर हो गए, भालू वगैरह हो गए, राइट, इवन हमारे जो ब्लैक और ब्राउन बियर्स होते हैं, नॉर्मल बियर्स, स्लॉथ बियर वगैरह, राइट, इवन आपके जो बैट स्पीशीज होती है, ये क्या करते हैं, फूड की अनअवेलेबिलिटी की सिचुएशन में, जो कि यूजुअली इनको विंटर में देखने को मिलेगी, ये एकदम सो जाते हैं। सोना नहीं बोलेंगे उसको, करेक्ट वर्ड इज हाइबरनेशन। ये अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल बंद कर देते हैं, राइट, बिल्कुल कम कर देंगे, सिर्फ इतनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रखेंगे जो कि उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे हुआ, जैसे आपकी पाचन क्रिया हो गई, अपने हाथ पैर को हिलाना, ये हुआ आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें आपकी एनर्जी प्रोडक्शन या कंजम्पशन से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटी है उसको ये सस्पेंड कर देते हैं। उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन, एकदम सो जाएंगे, ठंडे हो गए, उसे हम कहेंगे हाइबरनेशन। एक ऐसी ही प्रोसेस आपको समर में भी देखने को मिलेगी, एस्टिवेशन जिसको हम कहते हैं, राइट। तो जो आपको मेनली ये एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा जो आपके मेराइन एनिमल्स होते हैं, राइट, कि कई बार आपने देखा होगा कि मेराइन एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस केस में भी आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। ये एस्टिवेशन समर स्लीप से रिलेटेड है, हाइबरनेशन आपके विंटर स्लीप से रिलेटेड है, और एक और होता है डायपॉज। ये डायपॉज कहाँ होता है, जो जू प्लैंकटन होती है ना, जू प्लैंकटन की स्पीशीज। अब दो तरीके के प्लैंकटन होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंकटन, ये बिल्कुल प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है आपकी जो मेराइन फूड चेन है, राइट। मेराइन फूड चेन में, समंदर में फाइटोप्लैंकटन आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, बिल्कुल पौधे की तरह। ये करते हैं फाइटोप्लैंकटन आपकी फोटोसिंथेसिस, राइट, सन से लाइट आएगी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, ये हुए प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन एक होते हैं जू प्लैंकटन, ये क्या करते हैं, ये फाइटोप्लैंकटन को खाते हैं, तो ये वहां पे प्राइमरी कंज्यूमर बन जाते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। जू प्लैंकटन आर एनिमल्स, बिल्कुल टाइनी होते हैं, एनिमल्स ही हैं, फिर जू प्लैंकटन को खाती है आगे फिशेज वगैरह, स्मॉल फिशेज। तो ये है फूड चेन, फाइटोप्लैंकटन प्राइमरी प्रोड्यूसर, बिल्कुल जैसे हरे पौधे, राइट, फिर जू प्लैंकटन बिल्कुल वैसे जैसे हमारे यहाँ भेड़ बकरियां, फिर जू प्लैंकटन को खाएंगे आपकी स्मॉल फिशेज, बिल्कुल वैसे जैसे भेड़ बकरियों को हमारे यहाँ पे कोई कौन खाता है, राइट, आपके जैसे कोई भी लोमड़ी वगैरह हो गई, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इन बैक्टीरिया, इवन बैक्टीरिया में, फंजाई में, लोअर प्लांट्स में, इस सब में ये मतलब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये सस्पेंड कर देते हैं। देखो ये कैसे होता है, बैक्टीरिया फंजाई में एक अलग प्रोसेस है, राइट। आपका जो जू प्लैंकटन है, डायपॉज है, ये हमने देख लिया, डायपॉज कहाँ होगा, जू प्लैंकटन में। एस्टिवेशन आपका समर रिलेटेड स्लीप, हाइबरनेशन आपका विंटर रिलेटेड स्लीप। लेकिन बैक्टीरिया में, फंजाई या जो छोटे पौधे होते हैं, इनमें एक अलग तरीके का काम होता है, राइट। आपको हमेशा देखने को मिलेगा बैक्टीरिया में या जो फंजाई होते हैं, इनमें आपको बहुत ही एक छोटे छोटे करके आपको, राइट, एक छोटे वॉल्ड स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट, छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स इनमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो होता क्या है एक्चुअल में, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया पसंद करता है आपका किसी भी अच्छे ह्यूमिड एरिया में रहना, ठीक है। मान लो फंजाई, जैसे आपका मॉनसून में देखा होगा कि बहुत सारा फंगस उगाता है, वो मॉनसून में ही क्यों उगता है, बीच में कहाँ चला जाता है वो, फिर अलग से मतलब मॉनसून में ही कैसे वापस आ जाता है। होता यह है जो फंजाई है उसमें ये स्पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, राइट। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, स्पोर एकदम जर्मिनेट होके एकदम पूरा आपका फंजाई बन जाएगा, देख लेना उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होंगे, राइट, छोटे छोटे स्पोर्स होंगे। फिर जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होगी, जब सूखा पड़ जाएगा, तो ये नीचे का प्लांट मर जाएगा, ये स्पोर वहीं पे गिर जाएगा,
फिर जब फिर से ह्यूमिडिटी आएगी ये फिर से एकदम फंजाई बन जाएगा। तो ऐसा ही प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं डोरमेंसी। हम मान के चलते हैं कि एक ही पौधा ये जी भी रहा है, मर भी रहा है, समझ रहे हो बात को, इसे हम कहते हैं डोरमेंसी। आई होप ये पूरी जो सीरीज है आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन अच्छे से हो रहा होगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ आ रहे होंगे, राइट। आई अंडरस्टैंड कि काफी मतलब ज्यादा इलेबोरेट ये हो रहा है, कईयों को हो सकता है कि लगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बताने में, लेकिन ये सारा इसीलिए है क्योंकि हो सकता है हमारे बीच कई ऐसे हो जो पहली बार ये सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हो। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स का समझना जरूरी है और कहाँ कहाँ अप्लाई हम कर सकते हैं वो भी समझना जरूरी है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइबरनेशन से क्वेश्चन बने हैं, पीछे भी बने हैं। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, सर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये हम अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सर, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी यहाँ पे बताया गया है सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम स्पेसिफिक है, कुछ भी फालतू नहीं है, इधर उधर का कुछ भी नहीं। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है बिल्कुल। फिर एक ऐसा आइकन होता है, राइट, बेल टाइप का ऐसा आइकन होता है, जैसा मैंने नहीं बनाया है, राइट, तो उसको आपने क्लिक भी कर देना है, बिल्कुल राइट साइड में होगा। आपको थोड़ा कोरियोलिस फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी उंगली में, और उधर को थोड़ा आप जाओ, राइट। फिर अगर आपको लिंक चाहिए ही तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो तो आपको पता ही है। बाय बाय, टेक केयर।